मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ का, अर्थात ऊतक का वर्गीकरण किस प्रकार से बताया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यह जो वीडियो है यह उन स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है जो BSc होम साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ BA के स्टूडेंट्स जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं और साथ ही साथ हेल्थ साइंस का जो पेपर पढ़ा जाता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया गया है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यू या ऊतक। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि ऊतक जो है क्या होते हैं, उनकी परिभाषा को हमने जाना था और ऊतक किस प्रकार से शरीर में कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन हमने इससे पहले के वीडियो में किया था। तो ऊतक का जो चैप्टर है उसी के कॉन्टिन्यूशन में यह ऊतक का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ या ऊतक का वर्गीकरण। अब ऊतक जो होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़े थे कि ऊतक को 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 प्रकार बताए गए हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इसमें अभी हम अध्ययन कर रहे हैं उपकला ऊतक का। उपकला ऊतक का परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि उपकला ऊतक क्या होते हैं, और आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो उपकला ऊतक है उसका जो क्लासिफिकेशन बताया गया है, उसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है। तो उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं ये वे टिश्यूज़ हैं जिसमें जो सेल्स होती हैं आपस में बहुत ज़्यादा आपस में सटी हुई होती हैं, और इनके बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसके कारण उसमें मैट्रिक्स भी नहीं पाया जाता है। तो ये एपिथेलियम जो टिश्यूज़ हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: शल्की एपिथेलियम टिश्यूज़, स्क्वेमस एपिथेलियम जिसको बोला जाता है, स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यूज़ जिसे कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ और सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ या पक्षमाभी एपिथेलियम टिश्यूज़। तो इस प्रकार से एपिथेलियम टिश्यूज़ जो है अपनी संरचना और कार्य के आधार पर 4 भागों में उनको विभाजित किया गया है। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन कर रहे हैं शल्की या स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं ये क्या होते हैं। तो इस प्रकार के ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वे चपटी होती हैं और बहुत ही पतली होती हैं, और इनका जो जिस प्रकार कोशिकाएं पतली होती हैं तो इसलिए इनका जो केंद्रक होता है वे भी चपटा होता है, और इसकी कोशिकाएं आपको इस तरह से दिखाई देती हैं जैसे आप अगर फर्श में देखते हैं जिस तरह से टाइल्स लगी हुई दिखाई देती हैं, चपटी टाइल्स आपको दिखाई देती हैं, उसी तरह से शल्की उपकला की जो कोशिकाएं हैं वे भी एक फर्श या दीवार पर टाइल्स जो चिपकी होती हैं उस तरह से ये दिखाई देती हैं। अब यह जो शल्की उपकला है ये पाई कहाँ जाती है? तो यह शल्की उपकला जो है त्वचा की बाहरी परत पे पाई जाती है, और इसके अलावा यह ऊतक, इस प्रकार के जो ऊतक हैं ये मुख गुहा में पाए जाते हैं, जीवा में, जीभ में पाए जाते हैं, ग्रास नली में, और आहार नाल के आंतरिक स्तर जो है वो इस तरह की शल्की उपकला का बना होता है। इसके अतिरिक्त ये जो शल्की उपकला जो है ये रक्तवाहिनियों में पाई जाती है, और वायु कोश के जो फेफड़ों के अंदर जो वायु कोश होते हैं, एल्विलाई होती है, उसके अंदर जो लेयर होती है, लास्ट आंतरिक जो परत होती है वह शल्की उपकला की होती है। और यह जो शल्की उपकला है ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के साथ रक्तवाहिनी और वायु कोश जो है वहाँ पर जो पदार्थों का विसरण का जो कार्य होता है, डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से हम यूँ कहें कि इसके यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है या एक्सचेंज का काम यहाँ से होता है। और यह जो शल्की उपकला है ये त्वचा की सतह पर स्थित होती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है, और कई परतों में यह पाई जाती है। और शल्की उपकला जब परतों में पाई जाती है तो इसे स्तरित शल्की उपकला के नाम से जाना जाता है। अब स्तरित शल्की उपकला जो होती है यह त्वचा का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो सबसे ऊपर तो शल्की उपकला होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं
कि जो ये शल्की उपकला की जो कोशिकाएं हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा सटी हुई हैं, केंद्रक भी बिल्कुल चिपका हुआ होता है और इसकी जो कोशिकाएं हैं ये टाइल फर्श पर लगी हुई टाइल के समान आपको दिखाई दे रही है। तो चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो चित्र है यह शल्की उपकला का चित्र आपको बताया गया है। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं शल्की उपकला के बाद आती है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला जो होती है उसकी जो कोशिकाएं हैं यह घन के आकार की होती हैं, क्यूब के आकार की, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं कोशिकाएं। तो स्तंभाकार कोशिकाएं हम पढ़ रहे हैं। घनाकार जो कोशिकाएं हैं वो ये इस तरह की हैं। तो ऐसे ऊतक जो होते हैं जिसकी कोशिकाएं घन के आकार की होती हैं और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो चपटा नहीं होता है, वो गोल होता है। और ये जो घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं यह लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, श्वेत ग्रंथि में पाए जाते हैं, वृक्क की जो नलिकाएं हैं वहाँ पर पाए जाते हैं और जहाँ पर अवशोषण और स्त्रवण का कार्य होता है वहाँ पर इस तरह के जो घनाकार एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये शरीर को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो उपकला ऊतक है उसमें हमने शल्की उपकला, घनाकार उपकला और इससे पहले हम पढ़ रहे हैं स्तंभाकार उपकला, स्तंभाकार शल्की जो उपकला एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिसकी जो सेल्स होती हैं ये स्तंभाकार या रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं और इसके इनका जो मुक्त सिरा होता है वहाँ पर माइक्रोविलाई या रसांकुर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो एपिथेलियल जो ऊतक है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये उन स्थानों में या शरीर के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर अवशोषण की प्रक्रिया होती है। जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि जो आहार नाल का छोटी आंत और बड़ी आंत का वह भाग जहाँ पर अवशोषण की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर ये स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यूज़ जो है वे पाए जाते हैं और वहाँ पर सिक्रीशन का काम भी होता है। सिक्रीशन में स्पेशली म्यूकोसा का सिक्रीशन किया जाता है। तो इस प्रकार छोटी आंत के और बड़ी आंत के भीतरी स्तर में यह स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यूज़ पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं उस अंग को। और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं जो सेल्स हैं ये स्तंभाकार सेल्स हैं और ये आपस में जुड़कर स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार घनाकार एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होती हैं इसमें क्यूब के आकार की जो सेल होती हैं ये सेल मिलके इस तरह से क्यूब के आकार की सेल हैं और ये जो घनाकार उपकला का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा जो सेल्स हैं जिसमें कुछ सीलिएटेड होती हैं, जिसमें कुछ रोम पाए जाते हैं, वे घनाकार भी हो सकती हैं और जो ये क्यूब के आकार की भी होती हैं। तो ये वाली जो सेल्स होती हैं ये मिलके सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करती हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे जो हैं रोम भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ये अंडवाहिनी में पाई जाती है। इसके अलावा श्वास नली में और मुख गुहा में इस तरह की सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं जिसके मुक्त सिरों पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। तो अंडवाहिनी जो होती है वहाँ पर इस टिश्यू की उपस्थिति इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि अंडवाहिनी में जब अंडा उसमें प्रवेश करता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए इस जो ये एपिथेलियल टिश्यू है यह कार्य करती है उस अंडे को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से ये अंडवाहिनी में पाई जाती है, श्वास नली में और मुख गुहा में पाई जाती है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वे कितने प्रकार की होती हैं। तो वे मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। शल्की एपिथेलियम टिश्यू और स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू, इसके अलावा घनाकार एपिथेलियम टिश्यू और सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़। तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये
सबसे सरल प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं और ज़्यादातर ये जो टिश्यू हैं ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही साथ अगर हमारी त्वचा के ऊपर जब ये उपस्थित हैं तो ये बाहरी वातावरण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है जिसके अंदर स्तंभाकार सेल्स भी हो सकती हैं और क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकती हैं और इन सेल्स के मुक्त सिरों पर कुछ रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके कारण इसका जो नामकरण है वो पक्षमाप या सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू रखा गया। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वे कितने प्रकार के हैं। तो इसके पश्चात इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि टिश्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन बताया गया है उसके अंदर हम पेशी ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।